नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स पे। और बहुत दिनों के बाद से हमारा ये वीडियो आ रहा है चैनल पे। लगभग 1 महीने से कोई वीडियो नहीं आया था। एक्चुअली हमारे घर कोई फंक्शन वगैरह था जिसमें हम लोग इंगेज थे, जिसके कारण आपको ये चीज़ें हुई थी। उसके बाद से हम जो भी पेड क्लास है उसमें हम लोग बिजी हो गए थे। ठीक है, तो 72वीं बीपीएससी के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए कोई भी वीडियोस हमारा लगभग 1 महीना पहले से आपको नहीं आया हुआ, 1 महीने से अधिक ही हो गया। और अब जो भी वीडियोस होंगे आपको कंटिन्यूअस आएंगे। और आज का सेशन जो होगा स्ट्रैटेजी से रिलेटेड होगा, लेकिन स्टडी से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर जल्द ही आपको एक लाइट का वीडियो आज ही अपलोड होने वाला है, जो पूरे लगभग 3.5 घंटे का वीडियो होगा। और जो है प्रकाश लाइट से जो क्वेश्चन है हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप चाहे टीआरई दे रहे होंगे, चाहे आप बीपीएससी सीसी दे रहे होंगे, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ से लाइट से निश्चित तौर पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि एक फ्री सेशन आपको लाइट का मैं अपलोड करवा दूँ, ताकि आपको जितने कंसेप्ट्स है सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और आसानी से आप चाहे तो इससे नोट्स वगैरह बना के अपना अच्छा से एक बड़े चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा सेशन जो होगा आज अपलोड होगा। तो जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सेशन को देखना चाहें तो जस्ट आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आज 6 बजे के बाद वो जो है लगभग ये वीडियो अपलोड हो जाएगा और आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि 72वीं बीपीएससी अगर देने वाले हैं तो आपको एग्ज़ाम जो है, आपको एग्ज़ाम की तिथि 26 जुलाई निर्धारित है। और कई लोग का क्वेश्चन तो ये है कि क्या तिथि में बदलाव होगा कि नहीं होगा। तो अभी फ़िलहाल इस पर कुछ तथ्य आपको नहीं दिया जा सकता है कि डेट में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए संभावनाएं तो हर चीज़ की होती है, लेकिन अगर चेंज नहीं हुआ तो फिर आप कहिएगा कि एग्ज़ाम का डेट नहीं बढ़ा। लेकिन आपको मोटा मोटी मान के चलना है कि मैक्सिमम संभावना है कि एग्ज़ाम जो होगा 26 जुलाई को होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स थे वो पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। तो बीच में इधर कोई एग्ज़ाम्स है नहीं। तो आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर का भी स्थगित तो किया गया है, लेकिन एईडीओ का एग्ज़ाम जो है आपको वो लंबे समय के लिए आपको टल गया है, तो उसमें समय लगेगा। तो आयोग ये चाहेगा कि जो कैलेंडर में मेंशन है और एक मेन परीक्षा, अगर कहा जाए कि बीपीएससी का सबसे मेन परीक्षा कौन सा है, तो बीपीएससी सीसीई को माना जाता है कि सबसे मेन परीक्षा है। तो मेन परीक्षा को बीपीएससी करवाना चाहेगा। ठीक है, तो मान के चलिए कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अभी आपको मान के चलना है 26 जुलाई। कई लोग सवाल करते हैं क्या सर चांसेस है? अरे दुनिया में तो हर चीज़ का चांसेस है। चांसेस तो ये भी है कि 2026 में ऐसा होगा कि नहीं भी होगा। तो अब ये चांसेस किसी चीज़ का नहीं होता है कि अब क्या अभी कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं निकल के आ रही है, ना ही कोई ऐसा सूत्रों से पता कुछ चल रहा है कि आपको एग्ज़ाम की तिथि में बदलाव होने वाली है। अगर वैसा होना रहेगा तो आपको धीरे धीरे आहट कहीं से भी पता चल जाता है, ज़रूरी नहीं कि हम ही बताएंगे। तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपको मान के चलना है कि एग्ज़ाम की तिथि आपको लगभग 2 महीने की है, क्योंकि आज से अगर देखा जाए तो आज 20 मई है, और 20 मई के बाद से अगर देखा जाए तो 20 जून और 20 जुलाई, और 4-5 दिन हम लोग अपनी हैंड में लेके चलते हैं। तो आपको टोटल देखा जाए तो 60 दिन का समय बच रहा है, और इस 60 दिन में आपको क्या प्लान लेके चलना है आप इस चीज़ को क्लियर कर लें। मैक्सिमम लोगों के साथ साइंस में प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें साइंस की आ रही है। एईडीओ के एग्जाम में साइंस पूछे गए थे, वहाँ से भी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है कि साइंस को सर कैसे हैंडल करें, या फिर करंट अफेयर्स को कैसे हैंडल करें। तो सब पे हम लोग बात करने वाले हैं। साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे एईडीओ में, उसके बाद से सब लोग निराश हताश परेशान हो चुके हैं कि हमको कैसे अपनी रणनीति को बनाना चाहिए। तो सब विषयों पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से हमारा वीडियो जो होगा कंटिन्यूस इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब से एईडीओ का पेपर आप लोग दे के आए हैं, सबके मन में एक ही बात चल रहा है कि सर साइंस के अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो सवाल कैसे बनेगा। तो देखिए सिंपल सी बात है कि हम लोग तो एक्चुअली पढ़ाते भी हैं साइंस वगैरह, काफ़ी अच्छे लेवल पर पढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो हम लोगों को भी प्रॉब्लम क्रिएट किए थे, मतलब देखने के बाद से पेपर। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि साइंस के क्वेश्चन जैसे पूछे गए वैसे ही पूछे जाएंगे। अब कहाँ से पूछे गए थे? अब जैसे नीट होता है, आप हम लोग जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे, उसके सिलेबस के क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ से कई क्वेश्चंस उठाया गया 11th 12th वगैरह से। तो वहाँ के क्वेश्चंस आपको परेशान करेंगे। अब कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि क्या 11th 12th की एनसीईआरटी हमको कर लेनी चाहिए कि नहीं। तो आपको अभी समय नहीं है कि 11th 12th का एनसीईआरटी करें। ठीक है, अब एईडीओ एग्जाम में आपको उस तरह के साइंस पूछे गए तो आपके मन में बस यही चीज़ें चल रही है कि इसमें भी वैसे ही साइंस पूछा जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल जो है सिलेबस आप नहीं करके जाते हैं तो आपको बहुत पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि सीसीई का साइंस जो है आप एग्जाम होगा तो देख लीजिएगा कि ईजी टू मॉडरेट वही होता है कि मॉडरेट कुछ एनसीईआरटी के अच्छे खासे कंसेप्ट पूछे जाएंगे और कुछ लूसेंट के फैक्ट पूछे जाएंगे। ये फिक्स है, आप इस चीज़ को लिख के रख लीजिए। क्योंकि एईडीओ का नेचर मैं बार बार कहता हूँ कि उसमें 100 मार्क्स का मैथ्स और रीजनिंग था, और पेपर बैलेंस करना होता है आयोग को। अगर 100 मार्क्स में से कोई स्टूडेंट अगर 90 नंबर 92 नंबर भी बना लेता है, और बनाए हैं स्टूडेंट 90 92 95 96 तक बनाए हैं लोग, तो 92 बना लेता है। और अगर जीएस में उधर साइंस में ही एकदम होता है, साइंस आसान पूछ दिया जाए तो साइंस में आपको लगभग उधर अगर
जीएस में अगर 70 नंबर भी बना लेते हैं तो कट ऑफ आपका 160 और 170 चला जाता। ठीक है, अगर 80, कई कैंडिडेट 80 90 भी बना लेते, जीएस में 80 भी बना लेते अगर साइंस ईजी रहता तो 170 तक कट ऑफ चला जाता। और किसी भी आयोग के लिए 170 तक कट ऑफ जाना एक मतलब कहा जाता है कि एक गुड सिंबल नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड नहीं था। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए साइंस के वैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मानिए कि 1% केस में भी अगर सीसी में साइंस के वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मान के चलिए कट ऑफ आपका 65 नंबर और 70 नंबर आपका ईवार का कट ऑफ चला जाएगा। मैं यहाँ दावे के साथ आपको कह रहा हूँ। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ कि कंपटीशन आप ही लोगों से रहता है, कि जो कैंडिडेट बैठते हैं उसी में से कंपटीशन रहता है। और जो भी साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे ईडीओ में सबको परेशान किए, तो किसी को फर्क पड़ता ही नहीं उससे। ठीक है, अब मैं बार बार कहता हूँ कि एग्जाम में लेवोजियर और आइंस्टीन नहीं बैठते हैं। ठीक है, ना ही अरिस्टोटल बैठते हैं। ठीक है, एग्जाम में आप ही से कैंडिडेट बैठते हैं, आप ही लोगों में से लोग बैठते हैं। तो बस इस कॉन्फिडेंस को अपने बना के रखिए, नहीं तो बहुत पछताना पड़ जाएगा कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आगे के एग्जाम में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 10th क्लास तक, और कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन 12 के पूछे जाते हैं, 11 के पूछे जाते हैं, तो मान के चलिए 2-4-5 क्वेश्चन टफ बनाने के लिए आपको 11-12 से भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि जो बेसिक सिलेबस है ना उसको आपको पढ़ के जाना होगा। ठीक है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, अब कह रहा हूँ कि वैसा क्वेश्चन अगर साइंस का अगर पूछ दिया जाता तो ईवार का कट ऑफ 65-70 तक चला जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ ये, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे साइंस के थे कि उतने साइंस के क्वेश्चन में से 2-3 प्रश्न भी कई लोग नहीं बना पाए थे, या 2-3 प्रश्न ही बना पाए थे सही। और वैसे कंडीशन में जहाँ 25 और 30 साइंस पूछे जाते हैं और जहाँ पे आप 20 और 20 प्लस स्कोर करके आते हैं, वहाँ पे अगर 5 और 6 स्कोर करके आइएगा तो आपका कट ऑफ सीधे जो 85 और 88 जा रहा था सीधे वहाँ से 15 नंबर घटा लीजिए आप, 70 के राउंड चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कभी आयोग चाहेगा ही नहीं, कितना लोग कट ऑफ जाए चाहे कुछ भी जाए। तो आपको हो सकता है कि मैं बात कर रहा हूँ कि जीएस के क्वेश्चन के स्टैंडर्ड अच्छे हो सकते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, साइंस के क्वेश्चन के स्टैंडर्ड अच्छे हो सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन 11-12 से भी हो सकते हैं, मैक्सिमम जो है 6 to 10 के एनसीईआरटी से पूछे जा सकते हैं, कुछ फैक्ट पीवाईक्यू से पूछे जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है पेपर। लेकिन आप एईडीओ जैसा पेपर यहाँ पर लिख के मैं दे रहा हूँ कि नहीं होगा। अगर होगा तो यहाँ पर आकर इसी वीडियो पर आपको कमेंट करना है कि आपने सर बोला था कि एईडीओ जैसा पेपर नहीं होगा और एईडीओ से जैसा पेपर आया। मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ कि बिल्कुल वहाँ वैसा पेपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर कहिएगा सर कैसा पेपर देखने को मिलेगा। तो स्ट्रैटेजी में हम लोग 60 दिन के स्ट्रैटेजी में सबसे पहले, हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 60 दिनों के स्ट्रैटेजी में सबसे पहले हम साइंस में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा परेशानी साइंस का है। तो साइंस का पेपर का स्टैंडर्ड आपको मॉडरेट टू आपको इजी टू मॉडरेट लेवल देखने को मिल सकता है, कुछ क्वेश्चन टफ लेवल के भी देखने को मिल सकते हैं। और आपको लेवल क्या मान के चलना है, आप 6 to 10 एनसीईआरटी के लेवल आपको मान के चलना है कि इसी के इर्द गिर्द आपका पेपर रहने वाला है। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीसी का पेपर उठा के देख लीजिए 71वीं तक का, चाहे 69 हो गया, 68 हो गया, 68 से एनसीईआरटी का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, तो 68 भी देख लीजिए, 69 भी देख लीजिए। इवन के 70 में भी वन लाइनर क्वेश्चन लोग कहे कि ग्रुप डी का क्वेश्चन, लेकिन उसमें भी साइंस का स्टैंडर्ड उठा के देख लीजिए, 10th क्लास के एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप ध्यान रख के चलिए कि आपका जो एक स्टैंडर्ड होगा 6 to 10 का होगा। लेकिन जो लोग भी 6, 7, 8 इधर का आप नहीं कर पाते हैं, तो उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कम से कम 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी आप अच्छे से कर ले। और इसमें मैं कुछ सेलेक्टेड चैप्टर बता रहा हूँ जो कि आपके बेसिक कंपटीशन के चैप्टर्स होते हैं, जो लूसेंट में दिए रहते हैं, उसको मिला के इसके साथ पढ़ ले तो आपको बहुत फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उस चैप्टर्स में से कुछ मैं आपको चैप्टर्स आपको फिजिक्स का बताना चाहूँ तो 9th क्लास में आपका कुछ चैप्टर फिजिक्स का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मोशन वाला चैप्टर हो गया। ठीक है, 9th क्लास में अगर देखा जाए फिजिक्स में तो मोशन वाला चैप्टर हो गया। दूसरा आपका फोर्स लॉज एंड मोशन हो गया, फोर्स लॉज एंड मोशन हो गया, बल और गति का नियम हो गया। तीसरा आप चैप्टर ग्रेविटेशन देख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण देख सकते हैं। चौथा चैप्टर वर्क पावर एनर्जी देख सकते हैं, वर्क पावर एंड एनर्जी, कार्य ऊर्जा और क्षमता, जो भी होगा शक्ति। ठीक है, और 5वां चैप्टर आप प्रेशर से रिलेटेड जो कुछ चैप्टर दे रखा है उस चैप्टर को आप देख सकते हैं। और छठा चैप्टर साउंड देख सकते हैं। ठीक है, ये कोर चैप्टर्स हैं, ध्यान रखिएगा। 9th क्लास के एनसीईआरटी में फिजिक्स के कोर चैप्टर्स है, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क पावर एनर्जी, प्रेशर और साउंड। इस चीज़ को आपको छोड़ के जाते हैं तो आप निश्चित तौर पर फंस सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जो लूसेंट में नहीं दिया गया है और डिफाइंड नहीं किया गया है, और उसको एनसीईआरटी में दिया गया है, और एनसीईआरटी में काफ़ी छोटे लेवल पे दिया गया है, और उसको नहीं बना के आप देख के नहीं जाते तो वही क्वेश्चन एग्जाम में आपको टफ लगेगा और कहेगा कि बहुत टफ प्रश्न पूछ दिया गया था। तो ध्यान रखना है, इन सब चैप्टर्स को कम से कम आपको फिजिक्स के रिगार्डिंग आपको कर लेना चाहिए, फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अगर देखा जाए आपको अगर 10th क्लास में एनसीईआरटी में फिजिक्स से कौन कौन से चैप्टर हैं, तो एक चैप्टर आपको लाइट देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि अभी हमारे चैनल पर वीडियो इसका आज ही अपलोड होने वाला है। पूरा 3 घंटे का वीडियो होगा जो कि लूसेंट घटना चक्र एनसीईआरटी में लाकर जो हम पेड कोर्स में पढ़ा रखे हैं वही वीडियो आपको देने वाले हैं। और दूसरा चैप्टर आप इलेक्ट्रिसिटी देख सकते हैं।
विद्युत धारा वाला चैप्टर जो है, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हो गया। और इसके बाद मैग्नेट है, तो मैग्नेट को तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मैग्नेट से नहीं पूछे जाते हैं। तो आप अगर देखा जाए फिजिक्स के परस्पेक्टिव से जो कुछ चैप्टर्स हम उधर 6 बताए और इधर 2 बताए, 8 चैप्टर को आपको कम से कम फिजिक्स के लिहाज से आपको कम से कम 9th 10th से मिला के कर लेना चाहिए। और ऐसा ही पढ़ना होगा, ऐसा नहीं पढ़ना होगा 9th का एनसीईआरटी। तो 9th के एनसीईआरटी में भी केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, आप देखिए बायोलॉजी भी है, लेकिन आप सेक्शन वाइज डिवाइड करिएगा कि जो सिलेबस है एक फिजिक्स का उसके रिगार्डिंग देखा जाए तो 8 चैप्टर्स लगभग बनते हैं जो हमको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अब बात है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में देखिएगा तो केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स हैं जो आपके जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। एक चैप्टर आपका सॉल्यूशन वाला चैप्टर आपको दिया हुआ है 9th क्लास में, हम 9th से स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। दूसरा चैप्टर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया गया है। कौन सा? एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तीसरा चैप्टर जो अगर आइएगा तो सीधे 10th क्लास में तीसरा चैप्टर में आ जाइए। तीसरा ये हो जाएगा आपका केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा था कि पहले नहीं पूछता था यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, चौथा चैप्टर आपका हो जाएगा एसिड बेस एंड साल्ट यानी कि अम्ल क्षार और लवण आपका चौथा चैप्टर हो जाएगा। अगर 5वें चैप्टर की बात की जाए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा या बैक करके या रुक के वीडियो पॉज करके ले लीजिएगा। 5वां चैप्टर आपका हो जाएगा मेटल नॉन मेटल, ये भी एनसीईआरटी 10th क्लास में है, मेटल एंड नॉन मेटल। यहाँ से निश्चित तौर पे सवाल आप डायरेक्ट आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। छठा आपका कार्बन वाला चैप्टर हो गया। बाकी चैप्टर्स को आप चाहें तो आप मिस भी कर सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं, आपको कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अगर बायो के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो बायो के परस्पेक्टिव से एक चैप्टर आपका सेल, आपको कोशिका वाला जो चैप्टर है, सेल वाला जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दूसरा देखा जाए तो आपका एक सेल के साथ टिश्यू पढ़ सकते हैं, उत्तक वाला जो चैप्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो सेल और टिश्यू कम से कम आपका 9th क्लास के एनसीईआरटी से आपको देखना पड़ेगा, वहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ठीक है, तो यहाँ से आप प्लांट के बारे में हो गया कुछ चीज़ें वहाँ से देख सकते हैं। बाकी अगर आए 10th क्लास के एनसीईआरटी में तो 10th क्लास की स्टार्टिंग में जैव प्रक्रम करके चैप्टर है बायोलॉजी में, जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है। अब लाइफ प्रोसेस में क्या हो जाता है, आपका जो आप खाना खाते हैं पोषण वो भी आ जाता है, उसके बाद से आपका श्वसन रिस्पायरेशन भी आ जाता है, उसके बाद से ब्लड वाला भी सेक्शन आ जाता है। ठीक है, तो सारे सेक्शंस आपके इसमें आ जाएंगे। तो ये लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर कर लीजिएगा, यहाँ से मैक्सिमम सेक्शन आपके कवर हो जाएंगे। और तीसरा अगर चाहें तो इसमें देख सकते हैं कि तीसरा में आपको एक चैप्टर और मैं आपको सजेस्ट करने की कोशिश करूँगा, जेनेटिक्स वाला चैप्टर आप चाहें तो देख सकते हैं। जनन वाला प्रजनन वाला चैप्टर जो है ना, रिप्रोडक्शन वाला, थोड़ा सा स्किप भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप चाहे तो जेनेटिक्स कर लीजिए। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय जो चैप्टर इसमें ब्रेन के बारे में दिया गया, वो चैप्टर्स को आपको आसानी से कर लेना है। तो अगर देखा जाए तो पूरा 9th 10th के एनसीईआरटी में कैसे मैंने डिवाइड किया, अगर चाहें इसको अच्छे से पढ़ना तो एक सप्ताह में इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और यहाँ से मैक्सिमम चांसेस है कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 70 और 80% सवाल आपको यही से देखने को मिलेंगे। और इन सब चैप्टर्स को आपको लूसेंट के साथ कंबाइन करके पढ़ लेना है। जैसे कि आप चाहे तो लाइट का तो मैंने कहानी खत्म कर दिया कि लाइट हमारा वीडियो आएगा, तो उसमें एनसीईआरटी भी है, लूसेंट भी है, घटना चक्र भी है, तो चाहे तो वहाँ से आप कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, तो आपको पढ़ने को चैप्टर की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे अलग जो चैप्टर्स हो गए, ठीक है, देखिएगा हमारे चैनल पर एसिड बेस साल्ट भी पड़े हुए हैं, तो वो भी उसको भी ऐसे कर सकते हैं। जो अलग चैप्टर्स हो गए ना, जैसे मैंने लाइफ प्रोसेस की बात किया जाए तो अगर पोषण पढ़ रहे हैं कि कैसे हम खाना खाते हैं, तो लूसेंट में उसका चैप्टर दिया है, तो दोनों को लूसेंट को और एनसीईआरटी को मिला के पढ़ लीजिएगा, घटना चक्र से क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ऐसे ही आपको पढ़ना है। एसिड बेस साल्ट पढ़ रहे हैं तो एसिड बेस साल्ट आप पढ़ लीजिए एनसीईआरटी 10th क्लास से। उसके बाद से आप क्या करिए, लूसेंट से आप उठाइए और क्वेश्चन मिला के उसको एसिड बेस साल्ट वहाँ से भी पढ़ के क्वेश्चन लगा लीजिए। ठीक है, देखिएगा तो ये सब चैप्टर्स हमारे चैनल पर भी पढ़े हुए हैं, आसानी से चाहे तो एनसीईआरटी बेस में पढ़ा रखा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, तो इस सारी चीज़ों को आपको कंबाइन करके एक जगह पढ़ना होगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो हम लोग जो एक कह सकते हैं कि बैच या फिर मेंटोरशिप बैच, कहने के लिए मेंटोरशिप बैच है, इसमें लगभग सारे वीडियोस आपको अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। तो इसमें आपको साइंस के कंप्लीट सिलेबस मैं इसमें कवर कराऊंगा, साथ ही में आपको ज्योग्राफी भी, बिहार स्पेशल भी, और मैक्सिमम सब्जेक्ट यहाँ पे आपको कवर कराने वाले। बाकी कुछ सेक्शंस जो आसान लगेंगे जैसे हिस्ट्री वगैरह का, उसका नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाता है, कुछ वीडियोज़ दे दिया जाता है। तो मेंटोरशिप बैच जो है, एक वीक मेंटोरशिप इसमें चल चुका है। इसमें आपको वीकली और डेली बेसिस पे टारगेट दिए जाते हैं, एक PDF बन के आ जाता है कि 19 तारीख को क्या करना है, कहाँ से करना है, उसमें लिखा रहेगा माई वीडियोज़, तो हम अपना वीडियो शेयर करेंगे या फिर एप्लीकेशन पे लाइव हम पढ़ाएंगे। तो इसमें हमारे वीडियोस भी अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ साइंस की जो समस्या है ना, आपके साइंस की समस्या एकदम 100% उस समस्या का निदान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस बैच से एनरोल करना चाहते हैं तो 1799 इस बैच का फ़ी है, और 91 17 16 63 47 पर आपको कॉल या फिर व्हाट्सअप करना है। आप देखें तो हमारा एप्लीकेशन IP वॉरियर्स है, उसके माध्यम से ये बैच चलता है। तो डायरेक्ट इस पर पेमेंट तो नहीं करना है, हमसे एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा मैसेज करके कि सर हमको एनरोलमेंट लेना है। चाहे तो इसमें वीकली और डेली बेसिस पर टारगेट होते हैं, कंप्लीट सिलेबस कवर
कवर करवाया जाए, इसके माध्यम से नोट्स और वीडियोज़ अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। वीकली संडे को टेस्ट होता है, 60 क्वेश्चन का एप्लीकेशन पर टेस्ट होता है, और उस टेस्ट का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आप देखिएगा तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि एनसीईआरटी बेस्ड है। अभी फिलहाल हमारा मॉडर्न हिस्ट्री और फिजिक्स और करंट अफेयर्स हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। टोटल 10 टेस्ट कराए जाएंगे। पर्सनल मेंटरशिप 24/7 होगा। किसी भी तरह की समस्या आ रहा है तो हमसे आप कॉल या व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं, ठीक है। केवल अगर आपको जो वीकली टेस्ट होता है संडे वाला उस मेंटरशिप बैच का वो लेना चाहते हैं तो 399 फी है। इसमें 10 टेस्ट होगा, संडे से टेस्ट होगा, 60 क्वेश्चन एक बार होता है 45 मिनट में। कंप्लीट कंप्लीशन सिलेबस इसके माध्यम से करवा दिया जाएगा। इसी नंबर पर 9117166347 पर व्हाट्सअप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मोर और लेस साइंस का मैंने आपको समस्या का समाधान कर लिया कि अगर साइंस आप पढ़ना चाहे तो मैंने उसका भी ऑप्शन दे रखा है। खाली पेड की हम बात नहीं करते हैं, आपको उसका भी बात हमने कर लिया है कि कौन कौन से एनसीईआरटी से चैप्टर आपको कवर करने होंगे और कहाँ से चीज़ों को आपको हैंडल करनी होगी। तो उतना चैप्टर करके आप घटना चक्र से क्वेश्चन लगा लीजिएगा तो सफिशिएंट आपका क्वेश्चन वहाँ से बन जाएंगे। और नहीं तो अगर चाहते हैं कि एक जगह हर चीज़ों को एक वीडियोज़ के माध्यम से मिल जाए तो आप चाहे तो हमारे बैच से इनरोल कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जो चाहे तो उस ऑप्शन को आप क्या कर सकते हैं, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो आपका साइंस की समस्या का समाधान मुझे लग रहा है कि आपका हो गया। दूसरा सब्जेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री रहा, तो मैं आपको इसमें एक शॉर्ट में बात कहूँगा, उसको ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री में देखिए 3 सेक्शन हो गया, एंशिएंट हो गया, मिडाइवल हो गया और मॉडर्न हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम मॉडर्न की बात करते हैं कि मॉडर्न जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर तो मॉडर्न अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो देखिए, तो बैचेज़ में तो हम कह रहे हैं कि उसका नोट्स वगैरह अवेलेबल करवा देते हैं, लेकिन अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, मॉडर्न में आपको अगर आपने जहाँ से कर रखा है, क्योंकि समय अब ज़्यादा है नहीं, अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ रखा है उसमें चीज़ों को हाईलाइट कर रखा है तो आप स्पेक्ट्रम से चीज़ों को करके घटना चक्र से क्वेश्चन लगा लीजिए। लेकिन अगर आपने क्राउन से कर रखा है, लूसेंट से कर रखा है तो क्राउन और लूसेंट से ही करके आप घटना चक्र का क्वेश्चन लगा लीजिए। जो टॉपिक वहाँ पर नहीं मिलते हैं तो चाहे तो आपको घटना चक्र का नोट्स उसमें दिया गया रहता है बुक्स में, तो वहाँ से आप करके आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंशिएंट एंड मिडाइवल के लिए आपके लिए सजेशन है कि लूसेंट या क्राउन, मेरा सजेशन क्राउन रहता है, क्राउन में अच्छा दिया गया चीज़ों को, तो लूसेंट या क्राउन से चीज़ों को करके और आप क्या करिए वहाँ से आप चाहे तो क्वेश्चन आप घटना चक्र से लगा सकते हैं, या फिर सतीश चंद्र रामचरण शर्मा करने का तो अभी समय है नहीं, क्योंकि अंतिम समय है, उतना समय अभी है नहीं। तो हिस्ट्री का सेक्शन हमने देख लिया। अब रहा बात तीसरा सेक्शन, आपको बिग सेक्शन जो है बिहार स्पेशल जो है, बिहार स्पेशल के लिए मेरा एक ही सजेशन रहता है कि हम अपने बैच में तो बिहार स्पेशल का कंप्लीट जो है आपको क्लासेस करा देंगे, ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का। चाहे तो यूट्यूब पे भी फ्री में कई क्लासेस हमारे अवेलेबल हैं इसके, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। लेकिन बुक्स की बात करें तो केवीसी नैनो जो है सबसे अच्छी बुक हमारे बिहार से आप है कि केवीसी नैनो से करके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह लगा लीजिए। बहुत अच्छा दिया है इस किताब में। आप चाहे तो जो भी ये वीडियो है निस्वार्थ वीडियो रहता है, किसी पब्लिकेशन का हम ऐड नहीं करते, जो अच्छा लगता है हम उसकी बात करते हैं। कई लोग चाहे तो एडिटेरिया से कर रहे हैं तो कई लोग एडिटेरिया से भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी बुक उनके पास है अगर चाहे तो क्राउन का भी बिहार स्पेशल आता है कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ कि केवीसी नैनो में चीज़ें अच्छी से तरह से और थोड़ा डिटेल में दी गई हैं। बिहार स्पेशल वाली चीज़ें हो गई। अब आते हैं हम ज्योग्राफी पे बात करते हैं। ज्योग्राफी पे बात करना चाहे तो अभी जो है आपको एनसीईआरटी करने का वक्त नहीं है, लेकिन कम से कम 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं कि 9th 10th 11 12 के एनसीईआरटी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसके अलावा अगर कोई सोर्स फॉलो करते हैं, चाहे आप जेसी लियोन कई लोग फॉलो करते हैं, कई लोग महेश कुमार बनवाल फॉलो करते हैं, तो जो आप फॉलो कर रहे हैं आप फॉलो करते रहिए। या फिर कई लोग लूसेंट से भी पढ़ रखे होंगे, लेकिन हाँ जिससे भी पढ़िए थोड़ा सा मैपिंग का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ज्योग्राफी वाला सेक्शन हमारा हो गया। अब क्या बचा, पॉलिटी वाला सेक्शन। तो पॉलिटी में भी हमारा वही सजेशन है कि अगर आपने एम लक्ष्मीकांत कर रखा है तब एम लक्ष्मीकांत से पढ़िएगा, नहीं तो लूसेंट या क्राउन से आप करके घटना चक्र से क्वेश्चन लगा लीजिए, क्योंकि अभी समय उतना नहीं रहा है। क्योंकि मैं बात करूंगा लास्ट में कि जो वीक सेक्शन है उसको अच्छा से करना ज़रूरी होता है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में बार बार मैं यही कहता हूं कि बेसिक आपको थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, या फिर आप चाहे तो डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, आप चाहे तो बजट के बारे में कुछ बेसिक आप देखिएगा तो किसी बुक में मिल जाएगी, चाहे लूसेंट देखिए चाहे कहीं से भी। उसके बाद से जो भी आपको इकोनॉमिक सर्वे बजट बिहार और भारत के पेश किए जाते हैं उसको आप कर लीजिए, सफिशिएंट है। इसके अलावा जो लोग करना चाहते हैं तो आप देखिए तो 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी में आपको इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो चाहे तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप कमेंट करिएगा तो उसके लिए मैं बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर हैं, या फिर हमारे जो नंबर मैंने दिया है 9117166347 पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम उसको बता देंगे कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने की ज़रूरत है। तो मैक्सिमम सेक्शन की हम बात कर लिए। अब हम बात करते हैं करेंट अफेयर्स की बात करते हैं, जो कि बड़ा बिग सेक्शन है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जोड़िएगा तो साइंस, करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री और बिहार स्पेशल, यही से क्वेश्चंस आपको 100 के करीब में बन जाते हैं। लेकिन कहना आसान है, लेकिन 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो सारा क्वेश्चन आप करना भी इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए सारे सेक्शन पे थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन इन 4 सेक्शन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। करेंट अफेयर्स के लिए एक ही आपके पास है कि अगर आप अगर आप प्रतियोगिता दर्पण कर रहे हैं तो प्रतियोगिता दर्पण को कंटिन्यू रखिए।
अगर आप एडिटोरिया कर रखे थे तो एडिटोरिया को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि स्पीडी वगैरह थोड़ा वन लाइनर हो चुका है अब। तो आप चाहे तो एडिटोरिया या फिर कोई भी मैगजीन जो है, चाहे आप देखिए तो प्रतियोगिता दर्पण, उसको आपको ईयरली या मंथली बेस पे आप कर सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण हम कहेंगे मंथली बेस वाला करिए, और एडिटोरिया जो है ईयरली बेस वाला जो अप्रैल 2026 का है उसी को 2-4 बार पढ़ लीजिए। और कई लोग कहते हैं सर 2-3 साल पहले का सवाल देता है कई बार, तो भाई सबके लिए होगा, क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आपको रिसेंट 1-1.5 साल के सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, और आसान करंट अफेयर्स गलत नहीं करना है। इसी मैगजीन को 2-3 बार आप रिवाइज कर लीजिए, सफिशिएंट आपके लिए होगा। मैथ्स रीजनिंग की बात करते हैं, मैथ्स रीजनिंग में कुछ नहीं करना, आपको पीवाईक्यू देख लेना है और पीवाईक्यू के हिसाब से आप करवा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैथ रीजनिंग के कुछ सेशन लेके आपको चीज़ें क्लियर कर दें। पीवाईक्यू बेस जो भी चैप्टर्स पूछे जाते हैं, चाहे CI SI हो गया, चाहे आप रीजनिंग में देखिए तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, या फिर आपको समेशन वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आजकल डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन सब क्वेश्चन को कब पेन बदलने वाला क्वेश्चन होता है कि इनको परमुटेशन कॉम्बिनेशन को, वो सारे पीवाईक्यू से आप चाहे तो कर सकते हैं। या फिर क्लॉक एंड कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि घड़ी इतनी फास्ट इतनी स्लो हो जाती है, तो पीवाईक्यू आधार पर इस क्वेश्चन को सारे कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि सारे सेक्शन हमने कवर कर लिए, यहाँ पे कोई क्वेश्चन सेक्शन छूटा नहीं है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको करंट अफेयर्स हो गया, साइंस हो गया, आपको हिस्ट्री हो गया, उसके बाद से आप हिस्ट्री में स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री हो गया, और उसके बाद से एक सेक्शन कौन सा बचा है, बिहार स्पेशल की मैं बात कर रहा हूँ। इन 4 सेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से आपको करके जाने हैं, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करके जाने हैं, और चाहे तो आपको वीकली स्तर पे कई टेस्ट आप चाहे तो आप दे सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं। जैसे हम लोग भी संडे को करवा रहे हैं 60 क्वेश्चन का, जो सेक्शन वाइज होता है बता दिया जाता है इतने क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। या फिर अगर कहीं फुल लेंथ अगर आपको लग रहा है सिलेबस आपका प्रिपेयर है, तो कहीं पर भी आप फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं, किसी कोचिंग में जाकर दे सकते हैं, या फिर किसी मार्केट में आप चाहें तो कोई खरीद के आपको टेस्ट सीरीज, सबसे अच्छा हमको यही लगता है कि मार्केट से कोई भी टेस्ट सीरीज एक अच्छा अपने हिसाब से देख लीजिए, खरीद लीजिए, उसको आराम से करिए, ठीक है। अंतिम समय है, इन चीज़ों को कम से कम 1-2 बार अच्छे से कर लीजिए, और लास्ट में रिफ्रेशमेंट कैसे करना है अंतिम में हम बात करेंगे, ठीक है। कैसा लगा वीडियो सब लोग बताइएगा। मिलेंगे किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और लाइव का वीडियो जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होने वाला है। थैंक यू सो मच।